दोस्तों, आपने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बारे में तो सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारे नोटों को गायब कर दिया। अब ये बात थोड़ी अधूरी सी लग रही है, इस बात को थोड़ा और पूरा करते हैं। दरअसल बीते साल उनके घर में आग लगती है और उस वक्त वो अपने घर में नहीं थे, वो शहर से बाहर थे और दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज थे। तो दमकल विभाग जब आग बुझाने के लिए पहुंचता है और उसके बाद स्टोर रूम तक वह पहुंचता है तो वहां पे देखता है बहुत सारी जली हुई नोटें हैं। और बहुत सारे बयानों में ये बात आती है, जो वहां पे काम जो दमकल विभाग वाले थे उनमें से एक ने बताया कि अपनी जिंदगी में उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, इतनी सारी 500 की जली हुई नोटें थी। हालांकि बड़ी बात यह है कि सबूत के तौर पर वो नोट बाद में बरामद ही नहीं हुई, क्योंकि आरोप ये लगे कि उन नोटों को हटा दिया गया, छुपा दिया गया, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। और ये एक ऐसा मसला था जो कि एक जज से जुड़ा था, इस वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या जज भरोसे के लायक नहीं है। और फिर उसके बाद यह मामला संसद तक जाता है, क्योंकि जज को हटाना इतना आसान नहीं है। उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, एक राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लगभग बराबर है, जिसको हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। और उसके बाद जांच समिति बनती है और जांच समिति अपनी तरफ से सारी जांच करती है, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं निकल के। लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि चाह करके भी संसद उन जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से नहीं हटा पाएगी, वो महाभियोग वाली प्रक्रिया नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। तो क्या इस बेस पर अब जो उन पर आरोप लग रहे हैं, जो सही पाए जा रहे हैं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता? क्या इन बातों का कोई मोल ही नहीं बचा? क्या जो दुनिया ने देखा, जो गवाह हैं, जो जांच है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसी बात को हमें समझना है आज के इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले एक जरूरी जानकारी कि अभी फ्रीडम सेल दृष्टि आईएएस की चल रही है और 16 अगस्त आखिरी डेट है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी दृष्टि आईएएस के लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, सब आपको 50% कम कीमत में मिलेंगे। और दृष्टि आईएएस का जो सर्वश्रेष्ठ कोर्स है दोस्तों, जो लोग अपनी तैयारी यूपीएससी की शुरू से शुरू करना चाहते हैं, वो है आईएएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको जो दिल्ली की और करोल बाग की और नोएडा वाली क्लासेस हैं, वही क्लासेस मिलती हैं आपके घर, आपके शहर में। आप दृष्टि लर्निंग ऐप में वो क्लास ले सकते हैं। 400 प्लस क्लासेस हैं। स्टडी मटेरियल आपके हार्ड कॉपी में घर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू की प्रीलिम्स मेंस की बुक्स मिलेंगी, मेंस की प्रैक्टिस के लिए बुक मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए बुक मिलेगी। और 3 सालों तक की वैलिडिटी है, आप तब तक जितनी बार चाहें क्लास को उतनी बार देखें। और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। प्रीलिम्स के 90 टेस्ट आपको मिलेंगे, मेंस के टेस्ट मिलेंगे, 500 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके साथ ही एआई का फीचर है। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 50% तक की कम की कीमत पे दोस्तों। और ये मौका 16 अगस्त तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो 8750 पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर जितनी बेहतर हो आप कॉल करके संपर्क करें, डिस्काउंट सुनिश्चित करें, उतना बेहतर है। अब बात आते हैं हमारे इस मुद्दे पर कि देखिए, अब बाद में तो उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया था, तो इलाहाबाद के जो जज थे यशवंत वर्मा, हम दिल्ली केस के मामले से जानते हैं इसलिए दिल्ली बताया। तो संसदीय जांच समिति एक बनी थी और उस संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दरअसल जांच हो रही थी, क्या जो ये सब आरोप हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो उस जांच समिति ने इसी महीने अभी 12 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई, यानी कि पब्लिक हुई। जब वो पब्लिक हुई तो समिति ने उसमें क्या पाया, जज भारी मात्रा में मिली अस्पष्ट नकदी का स्रोत नहीं बता सके। यानी कि बड़े गवाह, भले वो नोटें नहीं मिली, लेकिन जितनी गवाहियां हुई उतनी गवाहियों के बाद ये तय था कि नोट थी। वो नोट कहां से आई, उसका कोई स्रोत नहीं मिला। सबूतों से छेड़छाड़ की गई और गुमराह करने वाले बहुत सारे जवाब दिए गए और एक जिम्मेदार व्यक्ति से ये नहीं अपेक्षा की जा सकती। इन आधारों पे सारे दोषों को सही पाया गया। तो जांच समिति न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत बनी थी। अब ये अधिनियम कानून क्या है और इसी कानून के तहत ये जांच हुई और समिति क्यों बनी, ये आपको जानना जरूरी है। और अगस्त 2025 में हुआ क्या था कि ये जांच समिति बनी। तो दरअसल 146 सांसदों ने जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेके आए थे। और जज को हटाने के लिए प्रस्ताव ऐसे नहीं लाया जा सकता, यूं ही राह चलते कोई नहीं ला सकता। उसके लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ सांसदों का साइन चाहिए और उतने सांसदों का साइन राज्यसभा में अगर है तो उनकी संख्या अलग है, लोकसभा की सांसद संख्या अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं और किसी भी जज को हटाने की जो प्रक्रिया है
दो बातों पर निर्भर है, दो आधार बनते हैं, या तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता। या कोई कर ही नहीं सकता, अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता। मान लीजिए कोई कोमा में ही चला गया, कुछ भी हो गया, ऐसी स्थिति बन गई, नहीं सक्षम ही नहीं है, यह कदाचार है। तो ये कौन सा मसला था? ये कदाचार का था। अब अगली बात यहां पे आती है, चर्चा में होने की बड़ी वजह है कि न्यायपालिका की जवाबदेही से जुड़ा हुआ एक दुर्लभ मामला है। न्यायपालिका की जवाबदेही बनती है, अगर विधायिका की बनती है, कार्यपालिका की बनती है, तो न्यायपालिका की, क्योंकि अब जज को हटाने की प्रक्रिया की, अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। पहले प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव को आने के बाद फिर क्या होगा, जांच समिति बनेगी, जांच समिति बनेगी तो उसके बाद वो चेक करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और रिपोर्ट अगर सौंप दी है और उसमें सिद्ध कदाचार हो गया या क्षमता जो भी है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद महाभियोग वाली प्रक्रिया लाई जाएगी, और जब वो प्रक्रिया लाई जाएगी तो वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद हटाया जाएगा। लेकिन समस्या यह है दोस्तों कि वो पहले ही त्याग पत्र दे चुके हैं। तो अगर जज पहले ही त्याग पत्र दे चुके हैं तो फिर अब क्या किया जाए, उनको उनके पद से कैसे हटाया जाए? वो तो पहले से हट गए हैं, तो आगे क्या? अब यहां पे बात समझिए कि जज के इस्तीफे के बाद क्या महाभियोग प्रक्रिया जारी रह सकती है, यह सवाल बनता है, यह संवैधानिक सवाल है। और अगला कि न्यायिक जवाबदेही बनाम न्यायिक स्वतंत्रता की क्लासिक बहस जिसमें केंद्र में आ चुका है, और जस्टिस दिनानकरन व जस्टिस सौमित्र सेन जैसे मसले पहले भी हो चुके हैं। मतलब ये वो उदाहरण है, या वो नाम हम कह सकते हैं जिसमें भी ऐसे ही हुआ था कि त्यागपत्र पहले ही दे दिया गया तो हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं। और सेम वही चीज अभी यहां देखने को मिल रही है। अब ये पूरी घटना क्या है एग्जैक्टली, मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो सेवारत थे उस वक्त, जस्टिस वर्मा, उनके बंगले में आग लगती है, स्टोर रूम में आग लगी। वहां जब हर जगह आग लगी, स्टोर रूम में लगी, वहां दमकल विभाग पहुंचा तो फिर वो गवाही हुई, पता चला कि वहां पे थे। तो ये अब यहां पे हुआ ये कि नोटों की गड्डियां की जब्ती नहीं हुई थी। जब जब्ती नहीं हुई तो एक बचने का आधार था, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली आरोप जब लगे तो उसी को हटाने को लेकर के एक प्रस्ताव आया अगस्त 2025 में, और लोकसभा के 146 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। और इसके बाद देखिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनी। तो प्रस्ताव आ गया, लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से। जांच समिति के माध्यम से बनी, तो जांच समिति के लिए मैंने आपको बताया था कि एक पूरी कानून है। वो कौन सा है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कैसे बना है? इसके पीछे एक आधार बनता है संविधान का प्रावधान। जज को हटाने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 व 124(4) और 124(5) आधार बनते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए क्या है? हाई कोर्ट के लिए है आर्टिकल 218। लेकिन 218 में हाई कोर्ट के जजों के लिए क्या कहा गया है? यही 124, 125, 124(4) और 124(5) का ही रेफरेंस दरअसल दिया गया है। तो इसमें क्या है? 124 में बताया गया है कि हाई कोर्ट जो जज होते हैं उनको के सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद अगली बात आती है, प्रस्तावित लोकसभा में कितने चाहिए? कम से कम 100 सांसद, और राज्यसभा में 50 सांसद की हस्ताक्षरी जरूरी है। जो लोकसभा में 146 आए थे ना, पहले सिर्फ प्रस्ताव होता है, फिर उसके बाद जांच समिति बनती है। तो प्रस्ताव आ गया था क्योंकि 100 से ज्यादा थे, 146 सांसद थे। अब जो है आर्टिकल 124(5) बताता है निकालने की, जजों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में बातें करता है। और इसी आधार पर 124(5) के आधार पर ही दरअसल यह कानून बना है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब इसमें के आधार पर 3 सदस्यीय जांच समिति बन गई, जिसमें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक और व्यक्ति, 3 व्यक्तियों की समिति बनी। तो ये बात समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए रिपोर्ट संसद में पेश हुई है और महाभियोग प्रक्रिया जारी रहती, तो आगे क्या होता ये कि उसके बाद प्रस्ताव को विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 दोनों सदनों में पारित होना होता। यानी कि कुल सदस्यों की संख्या मान लीजिए कि लोकसभा में 100 है, 100 से तो ज्यादा ही बहुत है ना, तो कुल सदस्यों की संख्या 100 है, तो एटलीस्ट 100 से ज्यादा लोगों का बहुमत चाहिए। यानी कि मान लीजिए 51 लोगों ने दे दिया, लेकिन फिर यह भी है कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए, लेकिन उपस्थित और जो मतदान देने वाले हैं उनका 2/3 चाहिए। मान लीजिए कि 100 के 100 ही आए हैं, तो उनका 2/3 का मतलब क्या हुआ? 66 हुआ। या चलिए मान लीजिए कितने आए हैं? 75 आए हैं, 75 का 2/3 कितना होगा? 50 होगा। 100 के 100 आए हैं तो कितना होगा? 66 होगा। या मान लीजिए 90 आए हैं, तो 90 का 2/3 कितना होगा? 60 होगा। तो अब 60 लोग अगर मतदान नहीं दिए, 51 दिए हैं, तो कुल का बहुमत तो है, लेकिन उपस्थित का 2/3 तो नहीं है।
तो फिर नहीं होगा, तो ये भी होना जरूरी है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अनिवार्य है। अब उसके बाद फिर अंत में राष्ट्रपति के आदेश से, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो राष्ट्रपति के आदेश से हो जाता। आरोप क्या क्या थे? पहला, सरकारी आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में 500 के नोट मिलना, वैध स्रोत उसका फिर बता भी ना पाना कि वो कहां से मिले। दूसरा, सबूतों को सुरक्षित न रखना, छेड़छाड़ करना और जली नकदी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना। और तीसरा, समिति को टालमटोल भरे जवाब व गुमराह करने वाले जवाब, जैसे कि ये कहा कि हम इतने तारीख को मैं अपनी सफाई पेश करूंगा, मैं अपनी सफाई में कुछ गवाह लेके आऊंगा, और उतने तारीख को ना कोई सफाई पेश करने वो गए, ना उतने तारीख को कोई गवाह लेके आए। तो तीनों ही आरोप जो थे वो समिति ने पाए कि ये तीनों आरोप सही है। अब आगे क्या हुआ? अब आगे हुआ ये कि नकदी की मौजूदगी कैसे साबित हुई। तो जज का तर्क था कि नकदी औपचारिक रूप से जब्त नहीं हुई, इसलिए असली करेंसी होना साबित नहीं होता है। जैसे ये कहा गया कि कहा यह जा रहा है कि पैसे मिले, जली हुई नोट मिली, लेकिन जब वो नोटों को बरामद नहीं किया गया तो कैसे पता चलेगा कि वो असली थे या नकली थे? ये बात कही गई जस्टिस वर्मा के माध्यम से। समिति ने यह माना कि यह गंभीर चूक थी, पर 8 सुरक्षा कर्मियों, जिसमें 4 फायर सर्विस, 3 दिल्ली पुलिस और 1 सीआरपीएफ की जो गवाही थी मेल खा रही थी, एक जैसी गवाही थी, तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो नोट नकली थी। फिर गवाहों ने नोटों के बंडल ढेर देखने की बात कही थी। फायर ऑपरेटर ने तो कहा था कि मैंने अपने करियर में कभी ऐसा नहीं देखा। तो यही सारी चीजें थी, और इसी चीजों के आधार पर फिर धीरे धीरे जांचें हुई, जो टाल मटोल हुए, सबूत छुपाए गए, तो वो सब आधार बना। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर गई? कि सब जज के ऊपर ही गई कि उन्होंने ही सबूत छुपाए। अब जज ने अपने बचाव में काफी कुछ कहा, काफी बातें कही, लेकिन अंतिम रूप से हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि स्टोर रूम तो मेरा जाना ही नहीं होता है, लेकिन स्टोर रूम में लॉक्ड लिकर कैबिनेट थी, तो अब कोई ताला लगा के रखा हुआ अपना सामान, वो नॉर्मल, अगर डेली यूज भी नहीं हो रही, लेकिन एक यूज वाली चीज तो है कि कुछ अंतराल पे तो वो यूज होती होगी। उसके बावजूद तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई वहां उनका आना जाना नहीं रहा होगा। अब स्थिति ये हो गई है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या है कि महाभियोग के लिए के प्रस्ताव की वोटिंग होनी है, तो पर वो वोटिंग कैसे होगी? वो एक प्रावधान दरअसल ये होता है जजों को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, जैसे ही इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफा देते ही स्वीकार हो गया। ऐसा नहीं कि जैसे हम कार्यपालिका में देखते हैं इस्तीफा देखें स्वीकार नहीं किया गया, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में आपने इस्तीफा दे दिया, स्वीकार नहीं होता है, तो फिर कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जैसे इस्तीफा दिया वो स्वीकार मान लिया जाता है, वो अपने पद से हट गए। तो यही दिक्कत हुई है। अप्रैल 2026 में उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया था। हाई कोर्ट जज का इस्तीफा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही पत्र की तारीख से प्रभावी हो जाता है। यही बात है, स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अब 2011 में जस्टिस पीडी दिनानकरन व जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में भी इस्तीफे से महाभियोग प्रस्ताव लैप्स हो गया था। अब यही चीज हुआ था कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और जी मोहन गोपाल दिनाकर समिति के पूर्व सदस्य थे। ऐसे पद के लिए हटाने का प्रस्ताव जो व्यक्ति अब रखता ही नहीं है, संसद में विचाराधीन नहीं हो सकता। रिपोर्ट पर भी चर्चा भी संभव नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है, अब अगर इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाए तो क्या मतलब है? फिर मतदान भी नहीं होगा, चर्चा भी फिर क्यों करना? तो टाइम वेस्ट है, कुल मिला के ये कहा गया। लेकिन सुझाव ये है कि भविष्य में ये सब चीजें ना हो। एक तरह से देखा जाए तो ये तो लूप है ना, हमें उससे बचना पड़ेगा। लूप होल है, लूप होल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है, अब उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। तो संशोधन करने की जरूरत है, तो शायद अब ये उस समय है। अब चर्चा का मुद्दा ये बने कि इन्हें अगर इस तरह से जज बच जाएंगे, प्रक्रिया पूरी होने के पहले इस्तीफा दे देंगे, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया क्या फॉलो होगी, जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो फिर कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। अब इसी पे आधार पे कहा गया एक बात और कि चलिए ठीक है, उनको पद से हटाने की चीज तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपराधिक मुकदमा तो अब शुरू हो सकता है, क्योंकि क्राइम की तरह तो ये चीजें हैं, ये एक प्रकार का अपराधी तो हो रहा है। तो आपराधिक मुकदमा आगे लेके क्या जाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये भी एक सवाल है। तो सारी बातों की एक बात कि भारत की न्यायिक जवाबदेही व्यवस्था पर एक सवाल है। अब उस सवाल का जवाब अभी तलाशना बाकी है। दूसरी बात कि गंभीर आरोप साबित होने के बाद मौजूदा कानूनी ढांचे में इस्तीफा एक सुरक्षा कवच बन गया है। इससे निपटने की आवश्यकता है, और जांच पूरी होने के बाद भी संवैधानिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है जिस वजह से। तो ऐसे में सुधारों की जरूरत है, और अंतिम रूप से कि न्यायिक स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो जरूरी है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बेहतर लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी तो शक्तियों के, जो सरकार के जो तीनों अंग हैं, सबसे ये बनती ही है।
तो कुल मिला के यहीं पे हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन आगे की राह में देख लीजिए कि फिलहाल संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर आगे कोई बात अब नहीं बढ़ पाएगी और जस्टिस वर्मा के खिलाफ अलग से आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, एक संभावित रास्ता ये दिखाई दे रहा है। और दीर्घकालिक समाधान की बात करें तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में सुधार हो सकता है और न्यायिक नियुक्ति और जवाबदेही तंत्र जैसे कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो दरअसल अब उस पर भी थोड़ी सी शिकंजा कसने की जरूरत समझ में आ सकती है, क्योंकि सवाल तो उस पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से ही तो जज बने होंगे और उसके जो जवाबदेही है वो नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में भी अब पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि किसी को जब आगे के लिए किसी को जज बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसमें कारण ही नहीं दर्ज किए जाते हैं। तो पारदर्शिता कॉलेजियम सिस्टम, एक तो सवाल वैसे ही है, दूसरे उसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट से ही उठ रहे हैं। तो दरअसल इस वक्त न्यायपालिका के सामने सवाल तो खड़ा हो ही गया है। अब सवाल बताइए और इसका जवाब, सवाल मैं बताता हूं, जवाब आप बताइए कथनों पर विचार करके कि भारतीय संविधान के तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा, जज को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तीसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जांच समिति में केवल सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होते हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।